बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर चल रहा है क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसका आज लास्ट लेक्चर है। बच्चे, पीछे लगभग 10 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ। उम्मीद है आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करे होंगे वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने कराए और जो मैंने असाइनमेंट्स में दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बच्चे, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ क्लास 10 ICSE बोर्ड में है, CBSE बोर्ड में EMF इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन रुक जाइए CBSE वाले बच्चे, वीडियो को ऑफ मत करिए। बच्चे, ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। अगर CBSE वाले बच्चे भी इसको समझते हैं, करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। अगर बच्चे अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट तो है ही, बहुत आसान भी है। इसलिए सभी बच्चे सब्र से और प्यार से इस लेक्चर को समझें और नोट्स बनाएं। फ़िलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहला वर्ड है EMF। बच्चे, EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं सेल क्या चीज़ होती है। पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी सेल को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि EMF जब पूछा जाता है तो किसी भी एक सेल का पूछा जाता है, EMF ऑफ अ सेल। तो बेटा, सेल का क्या काम होता है प्यारे बच्चे? सेल में एक्चुअली दो डिफरेंट मटेरियल के कंडक्टर्स होते हैं। किसी एक केमिकल में डिप्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वहाँ पे कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उन दोनों कंडक्टर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। एक कंडक्टर पे पॉजिटिव, एक कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो सेल करंट प्रोवाइड करता है। आपने पढ़ रखा है ओम्स लॉ में कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। उससे पहले पढ़ रखा है आपने कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। दो पॉइंट्स के बीच अगर हम चाहते हैं करंट फ्लो हो, तो हमें चाहिए एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो, तभी करंट फ्लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ही सेल यूज़ किया जाता है। जनरली जो सेल होता है, प्रिमिटिव सेल्स की मैं बात करूं, इस तरीके से एक अगर हम बीकर लें, बीकर में इस तरीके से दो कंडक्टर्स हमने डिप कर दिए। एक है आपका जिंक का और एक है आपका कॉपर का, और यहाँ किस चीज़ में डिप कर रखे हैं? एक कंपाउंड में। कौन सा कंपाउंड ले लें? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो बेटा, यहाँ पे होता क्या है कि जब ये डिप करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से जो जिंक है, जिंक वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है और कॉपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये हायर पोटेंशियल पे आ जाता है, ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाता है, और जैसे ही हम इन दोनों टर्मिनल्स के बीच कोई एक बल्ब वगैरह कनेक्ट करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच इस तरीके से, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो हो जाता है, बल्ब के थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। तो बेटा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दो टर्मिनल्स ऑफ द सेल के बीच, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोले सर इसका नाम फोर्स, इसके शब्द में फोर्स क्यों आ रहा है? तो बेटा, फोर्स इसलिए आ रहा है यहाँ पे शब्द, क्योंकि जब हम इसे किसी एक कंडक्टर से वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस में, तो बेटा यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस कंडक्टर में प्रेजेंट चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाता है, एक तरीके से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। दैट्स वाई ये फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम है, और इसे हम डिनोट करते हैं या तो इस सिंबल से
ई से या फिर कभी कभी इस तरीके के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ई को ऐसे बना दिया जाता है, इस सिंबल को हम कहते हैं, आसान भी है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ओके, और ये जो दो कंडक्टर्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाले कंडक्टर को हम कहते हैं क्या, कैथोड। इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। इसको याद करने का आसान तरीका है एनोड। बोले सर कैसे याद रखें कि एनोड पॉजिटिव है या कैथोड पॉजिटिव है? तो बहुत आसान है, एनोड में जो लेटर्स आ रहे हैं ए और डी, एड, एड मतलब क्या होता है, प्लस करना, प्लस करना मतलब जो एनोड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और ऑब्वियस सी बात है इसकी जो दूसरी है वो अपोजिटली चार्ज होगी, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। फिलहाल बच्चे ये जो दोनों टर्मिनल्स के बीच ईएमएफ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बोले द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल when no current is drawn from it is called EMF of the cell। जी हाँ, मैंने क्या शब्द यूज किया? ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जब इससे कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं तब इसे हम कहते हैं EMF। जी हाँ, जब हम इसे एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब वगैरह लगा देते हैं, कोई डिवाइस लगा देते हैं, तब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना नहीं रहता, वो कम हो जाता है। कम होके जितना बचता है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। वो क्या होता है और क्यों कम हो जाता है वो हमारा अगला टॉपिक है। फिलहाल जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम कहते हैं EMF, which depends on टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, की इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल की ली गई हैं, एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, की जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट में करा रहे हैं, कौन से कंपाउंड में करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने H2SO4 लिया था पानी में, ऐसी अलग अलग कंपाउंड्स लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग जनरेट होगा। जैसे प्यारे बच्चे आपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले पेंसिल सेल्स देखे होंगे, AA AAA साइज़ के सेल्स देखे होंगे, जो छोटे वाला सेल आप डालते हैं घड़ी में, जो इस तरीके से दिखने में होता है, इसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, इसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं। बेटा आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ऊपर से एक बटन टाइप निकला हुआ है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और पीछे वाला जो फ्लैट सरफेस वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और क्या आपको मालूम है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? क्या आपको मालूम है ऐसे सेल का क्या EMF होता है, EMF की क्या वैल्यू होती है? बेटा कभी हाथ में लेके देखना तो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, टाइप्ड होता है, कितना वोल्ट लिखा होता है, कितना लिखा होता है 1.5 वोल्ट। बच्चे ये जो छोटे वाले सेल होते हैं ये 1.5 वोल्ट के होते हैं। ऐसे ही थोड़े मोटे वाले सेल भी होते हैं, वो अलग अलग वोल्ट के होते हैं, डिपेंड्स कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है और कौन से मटेरियल की इलेक्ट्रोड्स बनी हुई हैं। फिलहाल EMF आपको समझ में आ गया। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर किसी भी सेल में कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तब तो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम EMF कहते हैं। लेकिन जब हम उन टर्मिनल्स से अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं तब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है। जैसे मान लें कि ये इस तरीके से सेल है, एक्चुअल दिखने में ऐसा होता है। अभी मैंने बताया एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, एक्चुअली में तो दिखने में ऐसा होता है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये इस तरीके से। ये इस तरीके से मान लें इसे हमने एक स्विच के साथ या की के साथ एक एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि बल्ब से। तो बेटा जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच पहले पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट था, मान लें ये इसका EMF था। स्विच ऑन करने पे जब करंट फ्लो होने लगता है तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है, कम हो जाता है। कम होके जितना पोटेंशियल डिफरेंस बचता है उसी को हम कहते हैं क्या? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। बोले सर ऐसा क्यों होता है? बच्चे ऐसा इसलिए होता है जब हमने स्विच ऑन करके करंट फ्लो कराना शुरू किया तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में तो फ्लो होता ही होता है, लेकिन
ये जब बाहर से होता हुआ कैथोड के थ्रू होते हुआ एनोड में जाता है, जैसे बाहर से करंट तो हम देखें तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। कैथोड से एनोड जब फ्लो करता है तो जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आती है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आती है, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन मूव करते हैं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं। आयंस होते हैं जैसे H2SO4 में H+ और SO4 2- आयन, वाटर है H+ OH- वगैरह के आयंस होंगे, वो मूव करते हैं, उनके मोशन से करंट बनता है। तो आप सोचिए कि अंदर आयंस मूव कर रहे होंगे तो आयंस के रास्ते में भी रुकावट आती है, वो दूसरे आयन से टक्कर खाते हैं, उनके रास्ते में जो रुकावट आती है उस रुकावट को हम कहते हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल r से। बाहर का जो रेजिस्टेंस होता है, इस बाहर के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल R से। कैपिटल R से। तो होता क्या है, जब करंट सर्किट में कंप्लीट होता है तो करंट अंदर भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी फ्लो होने से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, करंट के रास्ते में, आयंस के रास्ते में रुकावट आती है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाती है, और एनर्जी लॉस होने की वजह से ये सेल जितना पोटेंशियल दे सकता था 1.5, उतना पोटेंशियल नहीं दे पाता। हाँ, अगर अंदर थियोरेटिकली माने कि कोई भी रुकावट नहीं होती तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती उस रुकावट को ओवरकम करने में, तो जितना पोटेंशियल था 1.5 उतना ही पोटेंशियल इस बल्ब के अक्रॉस भी मिलता, लेकिन अभी तो उतना नहीं मिल पाएगा। कितना मिल पाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान ले 1.3 वोल्ट ही मिल पाएगा, तो ये हो गया क्या? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, EMF को E से डिनोट करते हैं। तो जरा देखिए कि कितनी गिरावट आ गई, कितनी गिरावट आई। जी हाँ, कितने की गिरावट आ गई? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितने की गिरावट आ गई? 0.2 वोल्ट की। कैसे निकाला आपने 0.2 वोल्ट? E में से V माइनस कर दिया, EMF में से टर्मिनल वोल्टेज माइनस करके ये जो 0.2 वोल्ट आंसर निकला, ये गिरावट आई पोटेंशियल में। जितनी गिरावट आती है उसी गिरावट को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो स्मॉल v का फॉर्मूला आ गया v = E - V। फिलहाल एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लें EMF और टर्मिनल वोल्टेज की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड EMF, and the potential difference between the cells when current is flowing through the circuit through the cell, that potential difference is called terminal voltage। ये दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा। तो अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिनोट करना है सर्किट डायग्राम में, तो कैसे डिनोट करेंगे? ये सेल हो गया, सेल के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो हम यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना के इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और बाहर जो बल्ब, फैन या जो भी चीज़ लगाई है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से निकलेगा, वो हो गया I करंट, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच भी लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और ये सेल के दो टर्मिनल्स और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा मिला के ये एक सेल बनता है, ठीक है। यानी सेल में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। फिलहाल बात आई कि सर E, I और R में रिलेशन क्या है। देखिए तो बेटा E, I और R में अगर आपको रिलेशन निकालनी है तो क्या करेंगे आप? देखिए, आपने ओम्स लॉ से फॉर्मूला पढ़ा था, ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, या वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था, V = IR। यानी अगर हम I का फॉर्मूला देखें तो I का फॉर्मूला होता है ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस, ऊपर वोल्टेज और नीचे रेजिस्टेंस। बेटा अगर हमें पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट पूरे सर्किट में कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है
कि वोल्टेज भी टोटल वोल्टेज लेंगे और रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। जरा देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी सर्किट में। जी हाँ, ये E लिखा है दोनों टर्मिनल्स के बीच, तो ऊपर तो हम E लिख देंगे। और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का देखें तो एक्सटर्नल R है, इंटरनल स्मॉल r है, तो टोटल इस तरीके से करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये आप देखिए आई का फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, जो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए अभी आपने पढ़ा किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्रॉप का आपने फॉर्मूला पढ़ा। ये देखिए पोटेंशियल ड्रॉप का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, पहले था पोटेंशियल कितना टर्मिनल्स के बीच जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, E, लेकिन जितना आखिरी में हो गया करंट फ्लो करने से वो टर्मिनल वोल्टेज इन दोनों को माइनस कर दें तो उसे हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। बेटा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप खुद एक तरीके का पोटेंशियल है तो बेटा इसका फॉर्मूला भी तो पोटेंशियल का V इज इक्वल टू आई आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस ही होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस ही होगा। लेकिन करंट की बात करें कि पूरे सर्किट में तो हर जगह करंट आई ही है, तो यहाँ तो आई लिख देंगे। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्या R लिखेंगे कैपिटल या स्मॉल या टोटल, ये क्या लिखेंगे। बेटा आप ये देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था वो कौन से रेजिस्टेंस की वजह से हुआ था, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से गिरावट आई थी, एनर्जी लॉस हुई थी, या एक्सटर्नल की वजह से। जी हाँ, इंटरनल की वजह से गिरावट आई थी, जिसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप में रेजिस्टेंस रखेंगे वो भी इंटरनल वाला ही रखेंगे, जिसकी वजह से आई आर इज इक्वल टू ई माइनस V, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, जहाँ पे V का अगर फॉर्मूला देखें इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आए, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये रिलेशन हो गई टर्मिनल वोल्टेज, EMF और रेजिस्टेंस में। ठीक है, अभी बात आई कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और बता दीजिए। हाँ बेटा, ये न्यूमेरिकल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस भी कई जगह यूज़ होगा, तो वैसे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर बाकी वेरिएबल्स गिवन है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक अलग से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे आप ये देखिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर फॉर्मूला आया। यहाँ पर अगर आप I को एलिमिनेट करें तो बेटा I का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू, या तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर भी डाल सकते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, चूंकि V इज इक्वल टू आई आर है तो I का फॉर्मूला V अपॉन आर भी हो सकता है, और I का फॉर्मूला ये भी हो सकता है E अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ पे I के दोनों फॉर्मूले डाल सकते हैं। चलो बेटर कौन सा रहेगा, सॉरी, ओके, V, यहाँ पे I का कौन सा अच्छा रहेगा, जी हाँ V अपॉन आर डाल दीजिए। यहाँ पे V दो तरफ आ रहा है तो इसको एक तरफ ले लीजिए, तो ये बन गया V अपॉन V प्लस आर, ये आपका हो गया E। यहाँ पर V कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू ई, ये V इसके नीचे ले आइए तो R अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन V। R अपॉन आर का फॉर्मूला आ गया E अपॉन V माइनस 1, और बेटा अगर यहाँ से हम स्मॉल r का फॉर्मूला निकालना चाहें तो सिंपली r को उधर ले जाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। तो बेटा ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पहले से ही याद था, तो चलो टोटल 4 फॉर्मूले हैं, ये आप याद कर लीजिए। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। उसके बाद आपका V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाए तो E माइनस V इज इक्वल टू आई आर, और आखिरी में इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। ये पूरी डेरिवेशन लिख लीजिए, और ये जो 4 फॉर्मूले आए हैं ये 4 बार कॉपी में लिखिए, चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे। तो फिलहाल बच्चे
कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए, इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है बच्चे, बुक्स में एक दूसरी तरीके से डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो भी सुन लीजिए। आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए कि कैसे लिख सकते हैं। अभी बात आई बच्चे कि क्या सर कोई और डिफरेंस भी है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में। एक डिफरेंस तो ये था ही था कि दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसे ईएमएफ कहते हैं, और जब करंट फ्लो होने लगता है तब पोटेंशियल डिफरेंस जितना बचता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। लेकिन बेटा एक डिफरेंस और है, वो ये कि आप देखिए टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला E माइनस IR है, तो आप देखिए टर्मिनल वोल्टेज तो खुद करंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगी, और E में से कुछ ये क्वांटिटी और बढ़ने की वजह से और माइनस करेंगे, तो I जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे V कम होता जाएगा। फिर से देख लीजिए, E में से कुछ चीज़ माइनस करेंगे, अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो पूरे की क्वांटिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू तो करंट पे डिपेंड करती है, लेकिन EMF डज नॉट डिपेंड ऑन करंट। ऑब्वियसली EMF तब निकाला जाता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। तो बेटा जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो EMF करंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेटा कभी ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज EMF के भी बराबर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। सोचिए V इज टू E माइनस IR है, तो कब ऐसा हो सकता है कि V और E बराबर हो जाएं? जी हाँ, साफ साफ शायद थोड़ा आप सोच पा रहे हो कि सर अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाए तो V और E बराबर हो जाएंगे। और ये टर्म ज़ीरो कब हो सकती है? या तो I ज़ीरो हो जाए या R ज़ीरो हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट अ कंडीशन व्हेन टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF, तो आप कहेंगे कब? व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ऑब्वियसली जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही बना रहेगा, या जब सर्किट का नहीं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, लेकिन थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ज़ीरो हो सकता है। फिलहाल प्यारे बच्चे बात आई इंटरनल रेजिस्टेंस, आप पढ़ चुके, उसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट या the obstruction offered in the path of ions in the electrolyte of the cell is called internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो प्यारे इंटरनल रेजिस्टेंस इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन बच्चे? ये चार फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है? देखिए, सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। बेटा सबसे पहले डायग्राम में आपने इलेक्ट्रोड्स बनाई थी इस तरीके से, एक कंटेनर लिया था, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स ली थी, एक कॉपर की और एक जिंक की, एक नेगेटिवली चार्ज थी एक पॉजिटिवली चार्ज थी। तो ये पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड, नेगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है, कैथोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई थी। सबसे पहले डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका एरिया कैसा है। बेटा जितना ज़्यादा एरिया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना
कम होगा। तो लिख लीजिए मोर द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड लेसर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। बोले सर ऐसा क्यों? तो प्यारे ऐसा इसलिए, सोचिए जितनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोड्स होंगी, बड़ी इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो आयंस को आने में, आयंस को उन इलेक्ट्रोड्स पे इकट्ठा होने में और आसानी होगी। पतली सी इलेक्ट्रोड होती तो बेचारी का सरफेस एरिया बहुत कम होता, तो आयंस को वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती। एक आयन आ गया, उसके पीछे दूसरे आयन को इंतज़ार करना पड़ता, तीसरे आयन को लाइन लगा के इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन एरिया बड़ा है तो इतनी बड़ी दीवार है, कहीं भी जाके उस पर चिपक के रिएक्शन कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, यानी रुकावट कम हो जाएगी आयंस के रास्ते में अगर इलेक्ट्रोड्स बड़ी होंगी। ठीक है, बड़ी का मतलब है एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, शायद आप अपने आप समझ जाएं, बताओगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो रुकावट कैसी आएगी? जी हाँ, जितनी ज़्यादा दूर होंगी, आयंस को रास्ते में चलते चलते उतनी ज़्यादा टकरी होंगी दूसरे आयन से, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मोर द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा, नेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे कितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हैं उसे हम कंसेंट्रेशन कहते हैं। बेटा कंसेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगी? आप सोचिए, कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, यानी उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, और बेटा जितने ज़्यादा आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा उतनी ही टक्करें बढ़ जाएंगी। ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे तो टक्करें भी उनकी ज़्यादा होंगी, यानी रुकावट भी बढ़ने की वजह से हम कहेंगे कि मोर द कंसेंट्रेशन मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। चौथा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? बेटा टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली वो जो उसके अंदर आयंस हैं उनकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा हो जाएगी, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जब वो मूव करेंगे तो आसानी से एनोड और कैथोड की तरफ पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जी हाँ, गौर फरमाइए, जब हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया था, क्योंकि रास्ते में रखे हुए जो आयंस हैं वो वाइब्रेट करने लगे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को और टक्करें हो रही थी और रुकावट बढ़ गई थी। तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा था, लेकिन यहाँ उल्टा है, इलेक्ट्रोलाइट का सेल का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बेटा तभी आपने देखा होगा, जैसे आपको यूज्ड सेल ने घड़ी में लगाया था सेल, रिमोट में लगाया था सेल, चलना बंद हो गया, उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें और उसके बाद वापस घड़ी में रिमोट में लगाएं तो थोड़ी देर के लिए चलने लगता है, नहीं चलने लगता है? क्यों चलने लगता है? क्योंकि धूप में रखने से उसमें गर्मी आ जाती है, गर्मी की वजह से उसका रुकावट कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट थोड़ा उसमें फ्लो होने लगता है। फिलहाल ये इंटरनल रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स हो गए। तो प्यारे बच्चे, ये थी आपकी पूरी थ्योरी किस चीज़ की? ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की। प्यारे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लीजिए ताकि पूरा कंसेप्ट दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, यानी सेल का ईएमएफ दे रखा है, वो हम लिख ले रहे हैं कितना? चलिए यहाँ लिख ले रहे हैं E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। बेटा ये क्या चीज़ हुई, किससे डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस? जी हाँ, स्मॉल r इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम। एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें 2 रेजिस्टेंसेज हैं, एक 4 ओम और एक 20 ओम। तो हम R1 और R2 ऐसे डिनोट कर देते हैं, और ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में। कह रहे हैं डायग्राम बनाइए, सर्किट डायग्राम। तो लीजिए सर्किट डायग्राम। सबसे पहले एक सेल है, सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का ईएमएफ इसके साथ लिख देते हैं कितना? 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ लिख देते हैं कितना? 1 ओम। 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, तो 2 रेजिस्टर्स बना लीजिए सीरीज में। R1 R2 इनकी वैल्यू भी लिख दीजिए। R1 की वैल्यू है आपकी 4 ओम और R2 की 20 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है? लेट डिनोट इट बाय I। अभी पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये था ड्रॉ सर्किट डायग्राम, हो गया। अब ए पार्ट, द करंट इन द सर्किट, करंट बताना है। बेटा आपको याद है
4 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैसे उम्मीद है कि आपको याद होंगे पहले से ही। एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर और टर्मिनल वोल्टेज का E माइनस आई आर और इंटरनल रेजिस्टेंस का E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। बच्चे यही 4 फॉर्मूले लगेंगे इस कंसेप्ट में प्यारे। जैसे आप देखिए यहाँ पे करंट निकालना है, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है आपको तो अपने आप दिमाग से निकाल सकते थे। बोले सर करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा टोटल वोल्टेज कितना है? जी हाँ, टोटल वोल्टेज है 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस देखें तो बाहर का तो हो गया 24 और अंदर का 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 25। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले फॉर्मूले के टर्म्स में लिख रहे हैं। टोटल वोल्टेज जितना भी है उसे ई से डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है आर प्लस आर, जहाँ पे कैपिटल आर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेटा ई तो आपको दे रखा है 1.5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखें दोनों सीरीज में है तो 20 और 4 मिलके हो गए 24 और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो ये हो गया 1.5 अपॉन 25, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे आंसर विल बी 0.06 और यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। बेटा आप सोचिए अगर आपके पास करंट आ गया तो सीरीज में क्या सेम होता है? जी हाँ, करंट। तो इसमें करंट कितना होगा? 0.06 और इसमें करंट कितना होगा? 0.06, क्योंकि जो यहाँ करंट है वही पहले में होगा और वही दूसरे में और वही सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो अगर आपको दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब V1 और V2 निकालना है। V का सिंपल फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो 1 सेकंड का निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद करेंगे। करंट आपका आया है 0.06 और पहले का रेजिस्टेंस है 4, ऐसे ही करंट है 0.06 और रेजिस्टेंस है 20, ऐसे करके निकाल लेंगे। यूनिट होगी वोल्ट। सी पार्ट बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बेटा सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को या तो ईएमएफ कहते हैं या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, लेकिन ईएमएफ तब कहते हैं जब कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो और टर्मिनल वोल्टेज तब कहते हैं जब करंट फ्लो कर रहा हो। तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस, कर रहा है। तो अगर सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं जब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहे हैं। और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद है E माइनस आई आर। E कितना है? 1.5, I कितना है? 0.06 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1। इसको आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.44 वोल्ट। डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल v से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला याद है क्या? ईएमएफ E था, टर्मिनल वोल्टेज V हो गया, जितना भी डिफरेंस होता है उसे ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। सिंपल 1.5 और 1.44, आंसर आ गया 0.06। क्या यूनिट होगी? वोल्ट। बेटा टर्मिनल वोल्टेज निकालने का ये फॉर्मूला तो है ही है, एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या? टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। करंट तो पूरे सर्किट में आई ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे? R1 R2 R या पूरा? प्यारे टर्मिनल वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से गिरावट आती है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से गिरावट आती है, तो रेजिस्टेंस भी इंटरनल वाला ही लेंगे। आई था आपका 0.06 और इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 1, तो आंसर आ गया 0.06 वोल्ट। तो देखिए चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर दोनों सेम आएंगे। फॉर्मूले कई हैं लेकिन वैल्यू सबसे सेम आएंगी। तो बेटा ये आप समझ गए। इसके बाद पॉज करके इसे हटा के सिर्फ क्वेश्चन से आप अपने आप करिए, नहीं समझ में आए तो फिर देख के करिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम। यानी 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों के दोनों 2 ओम के हैं, ठीक है।
कितना करंट सप्लाई हो रहा है? 1.2 एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है। I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, लेकिन कब? When they are connected in पैरेलल। यहां दो केसेस हैं कि जब उन दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, एंड व्हेन द सेम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे बेटा जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो केसेस हैं कि पहले ये था फिर बाद में ये है, ऐसा हर क्वेश्चन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कॉलम में करिए। तो बेटा आप क्या करेंगे? कॉलम्स बना लेंगे। कॉलम बना के एक तरफ आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है? पैरेलल, और दूसरे केस में रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में। ठीक है, तो आप देखिए दो रजिस्टर्स को हम पहले पैरेलल में कर देते हैं, एक ये रजिस्टर एक ये रजिस्टर, दोनों का रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम 2 ओम। ठीक है, जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, बैटरी E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है, बैटरी E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो यहां से जो करंट निकल रहा है वो कितना है? वो है आपका कितना? 1.2 एम्पियर। और जब सेम दो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो यहां क्या दे रखा है? तो यहां दे रखा है आपको कितना? EMF तो पता नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं, वो तो हमें निकालना है। सेम सेल है इसलिए सेम E और सेम R लिखेंगे, और यहाँ पे R1 और R2 लिखेंगे, और ये हो गया आपका 2 ओम और 2 ओम। और करंट कितना है? करंट दे रखा है आपको 0.4 एम्पियर। बच्चे देखिए रेजिस्टेंस वही है, सेल वही है, फर्क है सिर्फ करंट का। आप देखिए जब पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से करंट ज़्यादा है, लेकिन अगर उन्हीं दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट 1.2 से 0.4 रह गया। एक बात और बता दूं बेटा, जब हम ओम्स लॉ के क्वेश्चन करते थे तो यहाँ पे हमें सिंपली वोल्टेज दे रखा होता था, तो हम यहाँ पे सेल के साथ V लिख देते थे कि V इज इक्वल टू 2 वोल्ट 3 वोल्ट। वो तब जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। बेटा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तब आप हमेशा सेल का जो EMF है वो E से डिनोट करेंगे, ना कि V से। आप तब यहाँ पे चाहे E लिख दीजिए चाहे V लिख दीजिए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो आपको मालूम है जब इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं है सर्किट का, अगर नहीं दे रखा है तो मान लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो E और V की वैल्यू सेम होती है, तब आप E भी लिख सकते हैं और V भी। फिलहाल अभी तो हम E ही लिखेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, I दे रखा है, I दे रखा है, तो I का फॉर्मूला आपके पास है E अपॉन R प्लस R, यहां भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे E अपॉन R प्लस R। लेकिन यहां पे I कितना है? 1.2 एम्पियर। E पता नहीं। कैपिटल R का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा 2 ओम को पैरेलल में लगा दें तो टोटल इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा वो यहां लिखेंगे, 2 और 2 का पैरेलल में आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। ये यहां लिखा, प्लस R पता नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। ऐसे ही यहां करिए, करंट आपको दे रखा है 0.4, EMF पता नहीं, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और 2 मिला के? जी हाँ 4 प्लस R। इन दो इक्वेशन को कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आप देखिए दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करके E और R की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.2 × 1 प्लस R इज इक्वल टू E। ये हो गया 1.2 प्लस 1.2R इज इक्वल टू E। ऐसे यहाँ पे अगर देखिए तो ये हो गया 0.4 × 4 प्लस R इज इक्वल टू E। ये हो गया 1.6 प्लस 0.4R इज इक्वल टू E। बेटा ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई हैं, दोनों को LHS सेम है, सॉरी RHS सेम है, तो LHS को इक्वेट कर दीजिए, यानी 1.2 प्लस 1.2R इज इक्वल टू 1.6 प्लस 0.4R। दोनों तरफ E और E सेम था, तो बेटा सिंपली इसको उधर ले जाइए, इसको दे ले 1.2R माइनस 0.4R, यह आपका हो जाएगा 0.8R, और ये चीज़ जब उधर जाएगी तो ये जाएगा 0.4, तो R की वैल्यू आपसे इससे आ जाएगी 0.5 जब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम। सिंपली इसकी वैल्यू इसमें या उसमें डाल दीजिए, चलिए इसमें डाल दें, तो 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू E। ये हो गया आपका 1.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू E, यानी E इज इक्वल टू 1.8
यूनिट होती है वोल्ट। इस तरीके से ई और आर की वैल्यू निकाली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैंने बताया आपको। फिलहाल बेटा ये था आपका क्लास 10th का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। बच्चे उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी प्यारे बच्चों को। बेटा अगर कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई और टॉपिक आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका वीडियो लेक्चर बनाने की। फ़िलहाल बेटा इसके आगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखिए मैं यहाँ जितने भी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट दैट डजेंट मीन कि वो एनफ हैं कि बस वो कर लें काम काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे वो मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ आपको समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, बट बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स बुक से कहीं और से मिलते हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी ही इतने सारे लेक्चर लेने का, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा होगा। फ़िलहाल आज के लिए बेटा इतना ही। इसके आगे हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा लाइव लेक्चर मैं लेने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ अपनी तरफ से और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। आप चाहें तो डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। जब वो लाइव लेक्चर ओवर हो जाएगा तो डायरेक्ट लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। फ़िलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही, एंड मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।